फर्स्ट शैल बी। अब देखो इसके अंदर क्या है, अपने को 4 ऑप्शन मिलेंगे और एमसीक्यू है ये, तो उसके अंदर अपने को सही चूज करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द डैश शैल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑफ एन ऑडिट फर्म हु मे रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। यानी जो ऑडिटर को निकाल रहे हैं तो दूसरा जो रख रहे हैं उसके लिए सजेशन या उसके लिए इंडिविजुअल का नाम कौन सजेस्ट करता है, रिकमेंड कौन करता है? तो इसका जवाब क्या है सही? ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी क्या करती है? वही रिकमेंड करती है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। यहां पर अंडर कंपनी 2013 कंपनी में बी वाउंड अप बाय। अब देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कंपनी ना 2 तरह से वाउंड अप हो सकती है, एक तो वॉलंटरी तरीके से होती है और एक कौन करता है, एक कोर्ट करता है ना। तो ये देखा, कोर्ट मतलब हमारी ट्राइब्यूनल करती है, तो एनसीएलटी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है, बाय द ट्राइब्यूनल। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे इंस्पेक्टर्स जो हैं जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं 233 के अंदर, उसको वो कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? तो ऑथेंटिकेट करने का तरीका क्या होता है भाई? देखो अगर कंपनी सील है तब तो उससे, नहीं तो फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है पब्लिक ऑफिसर से। तो इसमें ऑप्शन ए और बी है कि ऑप्शन ए एंड बी है? तो सही आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर सी। इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फोर्थ, टेम्परेरी लोन्स के अंदर क्या आते हैं भाई? तो टेम्परेरी लोन्स मतलब कि ऐसे लोन्स जो कि रिपेबल है कितने महीने के अंदर बेटा? विद इन 6 मंथ्स, है ना। ये किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके जैसे अपन 181C वगैरह का देखते हैं ना अपन लोन वगैरह लेने के लिए, उसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे। मैं सेक्शन का रेफरेंस बता देता हूँ, 181C के अंदर का आपको देखने को मिलेगा ये। जो ये बुक्स जो हैं जिसके अंदर प्रोसीडिंग्स रहती हैं जनरल मीटिंग की, सेक्शन 118 है ना, तो कहां पर रखी जाएंगी? तो वो रखी जाती है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर, ठीक है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 जिसके अंदर आप किस तरह से डायरेक्टर्स जो है बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था इन पर्सन, ऑडियो विजुअल मीन्स और विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है, ये लीजिए। अ कंपनी में मेक द पेमेंट टू अ मैनेजिंग और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर बट नॉट टू डैश बाय अ कंपनसेशन। यानी कि 3 लोगों को तो हम कंपनसेशन दे रहे हैं लेकिन कुछ को हम नहीं देंगे। कौन से हैं वो? तो एनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। तो सही आंसर है एनी अदर डायरेक्टर। इन 3 को ही कंपनसेशन मिलता है, उसके अलावा किसी को कंपनसेशन नहीं मिलता। 8th पॉइंट पर, डैश मीन्स अ पर्सन whom an operational debt is owed, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको ऑपरेशनल डेट ओव्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑपरेशनल क्रेडिटर, है ना, वो देता है बेसिकली आपको ऑपरेशनल डेट, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट इंक्लूड्स अ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द। तो कौन कौन से चीज के लिए डिस्प्यूट हो सकता है? ये बेसिकली आईबीसी में से क्वेश्चन आया है। ये किस में से क्वेश्चन आया बच्चा? आईबीसी में क्वेश्चन आया। देखो सबसे पहली ट्रिक आपकी ये होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि हमको कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप आंसर कैसे निकालोगे? फिर तो तुक्का मारना पड़ेगा आपको। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्यूट मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मोराटोरियम जो है शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद। तो किसकी कंसल्टेशन के साथ हमारे यहाँ पर होता है ये काम पूरा का पूरा? तो ये होता है कोई एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। ये इसका सही आंसर है ना। ये मोराटोरियम भी आपका किसके अंदर आएगा? आईबीसी के अंदर ही है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ टाइप ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? कौन कौन सी इसमें से कौन सी टाइप ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है? तो इसके अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग का कोई टाइप नहीं होता है, उसके अलावा हर टाइप की होती है ना। ये बेसिकली सेबी जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर का है, उसके अंदर भी SCRA जो है ना 1956 उसके अंदर का क्वेश्चन है बेटा ये। फिर चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल नॉट फॉर द पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट व्हिच सीज होल्ड ऑफिस एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट और इन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिशन ऑफ एनी एंटरप्राइजेस व्हिच हैज बीन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमीशन। यानी कि ये बेसिकली CCI से क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना।
तो ये सीसीआई से क्वेश्चन है और इसके अंदर ये बोलता है कि जब आप यहां से छोड़ के जाते हो तो कितने साल तक आप दूसरी चीज ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है 2 years। देन डैश मीन्स अ ट्रांजैक्शंस जहां पर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज अल्टर होते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका फेमा में से। कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अल्टर होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फिर फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या क्या नहीं आता है। अब ये तो देखो आपको पता ही है, IRDA से क्वेश्चन आया है, तो उसी चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा। तो यहां पर जो आपका इसमें से बताओ कौन सा सही है? नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड अदर इंटरमीडियरीज, और प्रमोटिंग इंश्योरेंस बिजनेस, और सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो इसमें प्रमोटिंग इंश्योरेंस बिजनेस ये उसका फंक्शन नहीं है ना। की थीम्स रिलेटेड टू द बिजनेस एंड सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ द इनिशिएटिव्स कंसर्निंग। तो कौन कौन सी थीम है भाई जो बिजनेस एंड सोसाइटी से इमर्ज होकर आती है आपके पास? तो वो है आपके ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द CSR एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। तो आइदर A एंड B या बोथ A एंड B। तो यहां पर आपका जो D है वो क्या है बेटा? सही आंसर है, दोनों का उससे आता है। फिर हाई पावर कमेटी का कौन मेंबर नहीं होता है? तो ये पता है कहां से आया है? आपके पार्ट सी में से क्वेश्चन आया है। ये जो SOE था, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उसके अंदर हाई पावर कमेटी का एक बना रखा है जिसके अंदर आपको मेंबर्स बता रखे हैं, उसमें से कौन सा नहीं आता है? तो इसके अंदर सही आंसर है इसका वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये इसका सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट इज एवरी कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन। अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 173 के अंदर कि कितनी मीटिंग आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन पहली बोर्ड मीटिंग रख लेनी होती है। देन एवरी निधि शेल मेंटेन द मेंबर्स व्हिच इज नॉट लेस देन। तो निधि दैट इज ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर निधि का जो टॉपिक है उसके अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो 200 आपका सही आंसर होगा। फिर unless the articles require the larger number of members, quorum of a general meeting of a producer company shall be। अगेन ये इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर से ही आया है, और टॉपिक है बेटा कौन सा? प्रोड्यूसर कंपनी। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, तभी आप उसमें एक अप्रोच या फिर एक लॉजिकल अप्रोच के साथ आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी कोरम होगी बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अगर लार्जर नंबर बोलता है तो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप वो सही आंसर होता है ना। देन ओरिजिनल बुक्स एंड पेपर्स जो कि सीज होते हैं ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 209 ऑफ द कंपनी 2013। यहां तक आते आते क्वेश्चन ने आपको एक काफी अच्छा हिंट दे दिया है कि ये कहां से क्वेश्चन उठकर आया है। तो ये आया है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से उठकर आया है क्वेश्चन। उसके अंदर ये बोलता है कि ये कितने टाइम तक सीज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं बेटा कितने टाइम तक? 180 डेज तक कर सकते हैं। पढ़ा रखा है बेटा मैंने आपको। सेक्शन 233 ऑफ द कंपनी 2013 प्रेस्क्राइब करता है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर द मर्जर एंड अमलगमेशन। हाँ, स्मॉल कंपनीज के लिए। और स्मॉल कंपनीज का मतलब क्या होता है ना, जिसमें पेड अप कैपिटल के बारे में पॉइंट में पूछ रहा है। तो स्मॉल जो कंपनी है इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। हालांकि क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में से आया है। इसका सेक्शन 2 क्लॉज 85 बात करता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या गलत है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, रिपीट होता आ रहा है। पहले के टाइम पर जो पेड अप शेयर कैपिटल जो थी ना वो 50 लाख सही हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे राइट नाउ की बात बताऊं तो 4 करोड़ हो चुका है ना। तो ये क्वेश्चन क्या गलत है वैसे। ओके, ऑन द डिमटेरियलाइजेशन ऑफ सिकनेस ऑफ अ कंपनी बाय द ट्राइब्यूनल। अब देखो आपके यहाँ पे सिका कंपनीज का तो है ही नहीं, तो ये चैप्टर क्या है बेटा? पूरा कटवा रखा है आप लोगों को, पूरा का पूरा चैप्टर कटवा रखा है। 10th नंबर का चैप्टर होगा ये, है ना। तो ये पूरा कटवा रखा है आप लोगों को। फिर कंपनी 2013 के अंदर पेनल्टीज कितने तरह की होती है? ये किसमें आता है बेटा? आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर से क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछ रहा है कि आपको कितनी पेनल्टीज होती हैं। तो आपके पेनल्टीज होती हैं, एक मिनट, 5 तरह की पेनल्टीज होती हैं, है ना। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल, वो फाइल कर सकता है अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन कितने दिनों में? ये क्वेश्चन पूछता है। तो
मैंने आपको बता रखा है एक ब्रॉड क्राइटेरिया कि जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो 60 डेज प्लस 60 डेज, तो हाँ 60 डेज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। देन अनफेयर कंपटीशन अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 मतलब एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभी हम किस पे पहुंच चुके हैं, कंपटीशन एक्ट पर पहुंच चुके हैं। कंपटीशन एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट के अंदर कौन सी नहीं आती है, तो देखो क्या है, अनफेयर कंपटीशन मींस एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस। कैसे, तो आपके यहां पर ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, क्योंकि कॉलेजो प्राइस फिक्सिंग, एलोकेशन ऑफ मार्केट, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ये सभी इसके अंदर आता है। तो यस, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। फिर पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर किसके पास रहती है, तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये सेक्शन है सेक्शन 161 है ना, कि इसमें एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो किसके पास पावर है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोर्ड मीटिंग के अंदर। ठीक है। एक कंपनी के पास 9 डायरेक्टर है। अब बेसिकली ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलो मान लेते हैं कंपनी के पास कितने डायरेक्टर हैं, 9 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 2 छोड़कर चले गए और उनकी प्लेस अभी भी वेकेंट है। ठीक है, यानी कायदे से अभी कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब बोलता है कि कोरम बताओ, तो कोरम के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप काउंट करेंगे तो वेकेंट पोजीशन को आपको नहीं माननी है। तो अपना 1/3 किस पर लगेगा, 7 पर कि 9 पर, बेटा 7 पर लगेगा। अब इसका आप करोगे तो 2.33 समथिंग आंसर आएगा, इसको राउंड ऑफ करके करोगे तो 3 आंसर आएगा। तो देखो कहां पर है 3 और बी, यहां पर आपका सही आंसर हो गया। ऐसा है। तो प्रोविजंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोविजन ही नहीं आते हैं, फिर आप सही आंसर कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट है पावर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज किसके पास है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन बनाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास SCRA से, है ना। वो बहुत सिंपल सी ट्रिक है एमसीक्यू सॉल्व करने की। आप ये पता करो कौन से चैप्टर से आया है, ये पता करो कौन से टॉपिक से आया है, और आप ऑलमोस्ट पहुंच गए सही आंसर पे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सप्लाई कर रहा है वाटर फॉर द इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, वो क्या माना जाएगा, तो मैंने आपको CCI के अंदर ना एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ाई थी, है ना। उसके अंदर बताया था कि इवन की एक ग्रुप ऑफ पर्सन और गवर्नमेंट भी अगर काम करती है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोडक्शन वगैरह, वो एंटरप्राइज कहलाती है। तो यस, वो एंटरप्राइज में आएगा। एप्पल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ शिमला हैव फॉर्म्ड द एसोसिएशन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स। तो ये एसोसिएशन क्या है, यानी सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ मिल गए कि वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कार्टेल है, और ये CCI से ही क्या है बेटा, क्वेश्चन उठ कर आया है ना, कंपटीशन एक्ट से क्वेश्चन उठकर आया है। हर बैंकिंग कंपनी, यानी कि आपकी क्या है बेटा, बैंकिंग सेक्टर से आया है ये, यानी जो पार्ट बी का जो बैंकिंग कंपनी का जो है चैप्टर, उससे आया है। जिसका इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेशन है, उसको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी, तो कौन से ईयर के अंदर, तो कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, मंथ, और नन ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग ईयर आपका सही आंसर रहेगा। मेमोरेंडम जिसके अंदर सैलिएंट फीचर्स हैं रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्टस, जैसा कि सेबी बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं, है ना। एक शॉर्ट बताया था मैंने आपको, एक शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, आपके फाइनल का नहीं है बेटा, ये इंटर का है बेसिकली। ये क्वेश्चन कहाँ का है बेटा, इंटर का है। आपकी इंस्टीट्यूट आपसे खेल रही है, ठीक है, ऐसा है। फिर हमारा जो चेयरमैन है ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकता है ऑफिस, तो ये तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम है बेटा, कि जो भी मेंबर वगैरह है वो 5 साल के लिए तो होल्ड करते ही हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक ब्लेंड है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपके मैकेनिज्म्स के अंदर, ठीक है। ये अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से आया है बेटा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बेटा फैमिली बिजनेस का टॉपिक है ना, उसके अंदर एडवांटेज पूछ रहा है कि कौन सा एडवांटेज है, इन चारों में से कोई एक एडवांटेज है। तो स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवांटेज है क्या, नहीं। रेजिंग फंड फॉर ग्रोथ एडवांटेज है क्या, नहीं, ये तो डिसएडवांटेज था बेटा। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट एडवांटेज है क्या, नहीं, इस पे तो बहुत लड़ाई होती है। डीप इंडस्ट्री इनसाइट, हाँ ये है आपका सही आंसर, ठीक है। मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट इन विद द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, तो कौन कौन से मैटर्स आप ऐसे नहीं कर सकते,
तो ये तीनों के तीनों मैटर्स ही आप क्या नहीं कर सकते बेटा, ऐसे का नहीं कर सकते, विच मीन्स आपका जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये है सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 है ना, कॉस्ट ऑडिट इसमें होती है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका सेक्शन आपका जो सी पॉइंट है ये सही आंसर है। टाइप्स ऑफ पेनल्टीज जो कि इसके अंदर हैं, तो ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डील कर चुके हैं, 5 तरह की पेनल्टीज होती हैं। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कितनी होती है, तो बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनी का जो चैप्टर है वहां से उठकर आया है और उसके अंदर 100 करोड़ की जो है आपके पास मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रेटेजीज टू टैकल द ब्लैक मनी कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन किस किस तरीके से आप ब्लैक मनी टैकल कर सकते हो, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो चैप्टर है वहां से आया जो आपके बैंकिंग वाले सेक्टर के अंदर है। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं जनरेशन, हम इफेक्टिव डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, सेबी स्पेसिफाइड लिस्टिंग पर्सुएंट टू द पब्लिक इशू एज, तो यहां पर कैसे लिस्टिंग होती है पब्लिक इशू के अंदर, तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 मिलियन और नंबर ऑफ अलॉटेज कितने ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो यस सी जो आपका पॉइंट है वो सही आंसर है आपका, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 42, फाइलिंग अ कॉपी ऑफ बाइंडिंग अ पिटिशन विद द रजिस्ट्रार इज टू बी मेड मैंडेटरली विद इन, तो यहां पे क्या है, आपको कितने दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, तो ये कितने दिन के अंदर करना पड़ता है भाई आपको, 60 डेज के अंदर अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिमूव कर सकती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर ऑफ एनसीएलटी, यानी क्वेश्चन कहां से उठकर आ रहा है बेटा, एनसीएलटी से क्वेश्चन उठकर आ रहा है, तो कौन कौन से केसेस में हम उसको हटा सकते हैं, तो क्या वो एडजस्ट या इंसॉल्वेंट हो जाए, हाँ हटा सकते हैं। कॉन्विक्ट हो रहा है ऑफेंस के लिए इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड, हाँ उसमें भी हटा सकते हैं। उसने अपनी फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल है टू एक्ट एज द सेम पोजीशन, तो भी उसमें भी हटा सकते हैं, तो सही आंसर क्या है बेटा, डी इज द राइट आंसर। देन हमारा जो एक्सपोर्ट है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से सर्विसेज भी भेज सकते हैं और गुड्स भी भेज सकते हैं, तो ये सी जो है आपका सही आंसर होगा। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है उसके पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कितना, तो ये बेटा सेक्शन आ रहा है 149, चैप्टर है आपका डायरेक्टर, और उसके अंदर मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, 1/3 होने चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यही वाला जो क्वेश्चन है वो वापस यहां पर आ गया है, तो इसको आप कट कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। नेक्स्ट 47, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किसको कवर नहीं करता, सो इट इज प्रीटी कॉमन कि ये आईबीसी से आया हुआ है, और ये किसको कवर नहीं करता है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर करता है, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, तो ये इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। एंड आयरॉनिकली इसके अंदर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं बेटा 4 ही होने चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। तो 48 क्वेश्चन नंबर, हम ऑलमोस्ट हाफ पहुंचने वाले हैं। कंपनी 2013 जो है वो स्पेसिफाई करता है स्मॉल शेयर होल्डर एज अ शेयर होल्डर जो होल्ड करते हैं शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन, यानी स्मॉल शेयर होल्डर कितना का माना जाएगा। अब मैं इसका चैप्टर बताऊं, ये आता है डायरेक्टर के अंदर, सेक्शन बताऊं, ये आता है 151 के अंदर, टॉपिक बताऊं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके अंदर बता रखा है कि स्मॉल शेयर होल्डर कितना होता है, कितना होता है बेटा, 20,000 रुपए से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स उसके पास नहीं होने चाहिए, है ना। सो बी इज योर राइट आंसर। फिर स्मॉल कंपनी क्या होता है सर, अब देखो ये स्मॉल कंपनी जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि स्मॉल कंपनी के ऊपर अभी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं। अभी जो है वो है पेड अप शेयर कैपिटल का मैक्सिमम 4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर पुराने के तौर पे बात करोगे ना, तो फिर उस केस के अंदर 49 मीन्स अ कंपनी जहां पे देखो 50 लाख 5 करोड़ 2 लाख 20 करोड़, ये वाला सही आंसर है आपका, बी वाला पुराने के हिसाब से। अभी नए के हिसाब से तो ये ठीक है। एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मेड, okay, any allotment of securities made on the basis of prospectus would be void if permission of listing is not granted by the stock exchange within the period। बेसिकली ये जो क्वेश्चन उठकर आया है, मैं बताऊं कहां से उठकर आया है,
SCRA से उठकर आया है सेबी के अंदर 1956। सेक्शन बताऊं कौन सा है? सेक्शन है बेटा इसका सेक्शन 40, जिसके अंदर बोलता है जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको 100% कंसेंट मिलनी चाहिए। कितने हफ्तों में? तो आपको पता होना चाहिए विद इन 10 वीक्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ये आईबीसी से आया हुआ है। और कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए? तो ये आपको डेफिनेशंस के अंदर मिल जाएगा और इसका टॉपिक भी है ना। तो ये खत्म हो जाना चाहिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, है ना, उसके अंदर। एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009, इन केस ऑफ आईपीओ जो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होना चाहिए? तो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना हमेशा 20% ही होता है ना। ऐसा अगर आपको 20% ऐसे 2-3 अलग दे रखे होते ना तो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, आराम से 20% सही आंसर है इसका। Every निधि shall maintain the net own fund excluding the proceeds of any preference share capital of not less than। ये बेसिकली निधि कंपनी के बारे में पूछ रहा है और ये चैप्टर कहां का है? फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर कितना है बेटा सही आंसर? 10 लाख रुपए, है ना। ऐसा है। पेड शेयर कैपिटल 5 लाख था, है ना। फिर रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 provides that the company shall appoint at least one woman director। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कहां से आया बेटा? डायरेक्टर में से आया है, हो ना हो डायरेक्टर में से। उसके अंदर भी अगर वुमेन डायरेक्टर है तो सेक्शन कौन सा है इसका? 149, ठीक है, सब सेक्शन 1, ठीक है, क्लॉज 2। हाँ, मुझे ये भी पता। अब उसके अंदर कितना है? जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल जो है एटलीस्ट 100 करोड़ एंड 300 करोड़। मैं बच्चों को याद करवाता हूं, 100 करोड़ 300 करोड़। तो हाँ यही है बेटा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी सही आंसर है। एज पर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रिवाइज क्लॉज 49 जो है वो किस पर एप्लीकेबल होगा? अब बेसिकली ये आप पे अभी अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी सही आंसर जानना है तो टॉप 100 कंपनीज पर अप्लाई होता है। नो बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट्स। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने किस वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस किस पर चार्ज नहीं क्रिएट कर सकती? देखो जो अपना नहीं होता ना उस पर आप दाव भी नहीं लगा सकते। और क्या अपना नहीं है? पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल या पेड अप एंड अनपेड कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो बेटा अनपेड कैपिटल अपनी नहीं है क्योंकि अभी तक पेड हुआ ही नहीं है ना, हमारे पास पैसा आया ही नहीं, तो आप उस पर कैसे चार्ज क्रिएट कर सकते हो? तो इस पर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ऑथराइज्ड पर्सन फेमा के अंदर कौन होता है? तो प्रीटी ऑब्वियस, ये फेमा से क्वेश्चन आया हुआ है एंड इसका आंसर क्या है? ऑथराइज्ड डीलर जो है उसका सही आंसर है, ठीक है। फिर एज पर सेक्शन 177, यानी हम वापस से बोर्ड डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग सॉरी ऑडिट कमेटी के अंदर आ चुके हैं। एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डैश जो है उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। तो पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक कंपनी के पास कंपनी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कब कौन से दिनों के अंदर अंदर उसको अपने पास रजिस्टर्ड ऑफिस लगवा लेना चाहिए? या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कितने दिनों के अंदर अंदर उस कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है ये आया है बेटा फर्स्ट चैप्टर से, है ना। और ये कहां सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन है 12। उसके अंदर बोलता है विद इन 30 डेज। तो 30 डेज इज द राइट आंसर। 1 मंथ मत करे ना, 30 डेज और 1 मंथ में फर्क होता है। ऐसा 28 डेज का भी 1 मंथ हो जाएगा, है ना, फरवरी का ऐसा। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड जो है उसको बनाना पड़ता है, लेकिन कितने कौन से ट्रिगर होने पर? तो टर्नओवर 5000 करोड़ उससे ज्यादा होने पर, नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से ज्यादा होने पर, या नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा होने पर। तो सही आंसर क्या है? टर्नओवर 5000 करोड़ और मोर। 1000 करोड़ होना चाहिए, आंसर गलत लिख रखा है इसका, है ना। 1000 करोड़ और मोर, 500 करोड़ और मोर और 5 करोड़ और मोर, है ना, ये होता है। इसको 1 कर लेना है यहाँ पे।
बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल एंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ CSR पॉलिसी एटलीस्ट कितना खर्चा करना पड़ेगा आपको एक्टिविटीज पर, तो मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, उसका आपको करना पड़ता है। अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जहां पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिक्वेस्ट किया जाता है, तो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मतलब एक्सटेंशन कितने टाइम का मिल रहा है, बेसिकली वो यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी एक्सटेंशन कितने दिन का नहीं, एक्सटेंशन अगर मांगा जा रहा है तो एक्सटेंशन के बिना कितने दिन में हो जाना चाहिए, तो 180 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे द डिविडेंड अनलेस ऑल इट्स, तो क्या होने पर ही हम डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस जो है कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टर जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है एनुअल अकाउंट्स, कौन से बेसिस पर, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एक हेडिंग है ना, ये कहां से आया है बेटा, ये क्वेश्चन आया है अकाउंट्स एंड ऑडिट से, मोर स्पेसिफिकली अकाउंट्स से आया है ये, है ना। उसके अंदर आता है आपका 134 सेक्शन, उस 134 के अंदर दे रखा है डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, है ना। उसके अंदर कौन से बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा, तो यस आपको गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बी इज योर राइट आंसर। फिर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट जो है अलोंग विद द ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो आपको आरबीआई को फाइल करनी पड़ती है कितने दिनों के अंदर अंदर, तो आपको फाइल करना पड़ता है विद इन 3 मंथ्स। एक माइनर जो है उसको नॉमिनेट कर सकते हैं अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन कौन कर सकता है, ड्रॉवर, एजेंट, होल्डर या कॉर्पोरेशन, द राइट आंसर विल बी होल्डर। Which of the following is not the type of an unfair competition? अनफेयर कंपटीशन का कौन सा टाइप नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपटीशन के अंदर देखो क्या होता है, कॉलेजियो प्राइस फिक्सिंग, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री, हाँ ये भी है, प्रेडेटरी प्राइसिंग ये भी होता है, ये जो टाइम परचेज है ना, ये आपका वो है एग्रीमेंट के अंदर आते हैं ये इसके अंदर, है ना, उसमें ये बेसिकली कंपटीशन एक्ट 2002 से क्वेश्चन उठकर आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, जो बिजनेस है हमारे उनको डैश क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट एंड बी रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेज्ड, वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड, तो क्या होना चाहिए, तो भैया यहाँ पर इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। ये एग्जैक्ट लाइन उठकर आई है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले में से है बेटा, ये है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है ना उसमें से है। फिर जो जनरल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का कि डैश विद द अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द सेम क्लास, यानी आपके जो मेंबर्स का क्या होना चाहिए, राइट, इक्वल राइट होना चाहिए, डिफरेंशियल राइट होना चाहिए, मे और मे हैव डिफरेंशियल राइट और नन ऑफ द अबव, तो कैसा होना चाहिए बेटा, मेंबर्स इक्वल राइट पे होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6, जो कि मैं आउटराइटली बता दूं कि ये एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन है और उसके अंदर हो ना हो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में पूछेगा, है ना। देखो ये पूछ भी रहा है, ये देखो ये रहा। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, तो देखो अपने को डिटेल में पता होना चाहिए कि मिनिमम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और मेजर डिसीजंस के अंदर कंट्रोल। तो देखिए आपको बी पॉइंट जो यहाँ पे है ये मिलेगा, देखिए आपको एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मेजर बिजनेस डिसीजंस, है ना। सो बी आंसर शैल बी राइट। ठीक है, ऐसा आप बोलोगे सर डी भी तो सेम टू सेम है, बेटा इसमें 25% लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, और एग्जामिनर आपसे यही खेलता है, आपके जल्दी जल्दी में पढ़ोगे और वहीं आप क्या कर जाओगे, मार खा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 71, अ कॉपी ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 223 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय द मेंबर्स, क्रेडिटर्स और अदर पर्संस, है ना। तो बस यही है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी डैश KMP एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनी 2013। अब बेसिकली यहाँ पे जो ऑफिसर की जो वो है उसके लिए कर रहे होंगे यहाँ पर, अच्छा वो KMP के लिए है, यहाँ पे KMP के लिए है की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन पूछ रहा है वो आपसे 2 क्लॉज 51 के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन नहीं आता है,
तो देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत में आएगा, क्योंकि आज के टाइम में सीईओ भी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों आते हैं, ये सब आते हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल ऑफ बिलो, ये भी आता है, ठीक है, एंड सीएफओ ये भी आते हैं। ये सारे के सारे क्या है बेटा, केएमपी होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, ठीक है। स्मॉल कंपनी के बारे में पूछ रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस के ऑप्शन दे रहा है ये पुराने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से दे रहा है, तो आज के में तो चेंज हो चुका है ये। और अगर पहले की बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है भैया, 50 करोड़, 50 लाख, 5 करोड़, 50 लाख, 10 करोड़, नन ऑफ द अबव, और 5 लाख या 1 करोड़। तो सी आंसर जो है वो सही होगा आपका, है ना, ये यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ वो एक का ही पूछा है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना और सरकार कितना उसको बढ़ा सकती है, तो बेटा ये 50 लाख एंड 10 करोड़ का दे रखा है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई है अंडर डैश shall amalgamate only with the company registered under this section and having a similar object। ये बेसिकली पता है किसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात कर रहा है। पता था ना कि रिवोकेशन करते थे लाइसेंस का, तो अमलगमेट करते थे या वाइंडिंग अप करते थे। तो अमलगमेट कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी के साथ करें, सेक्शन 8 कंपनी। कौन से ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। Dash means a director whose presence cannot be counted for the purpose of forming a quorum at the meeting of the board or at the time of discussion or vote on the any matter। तो बेसिकली कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसका हम प्रेजेंस काउंट नहीं करेंगे कोरम के अंदर और वो वोट वगैरह भी नहीं कर सकता। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है बेटा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सेक्शन 184 मैंने पढ़ाया था और डायरेक्टर में से क्वेश्चन आया है ये, है ना। The dash shall satisfy itself in the need of the omnibus approval for the transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the company। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो खुद वो सेटिस्फाई करती है कि भैया हम ऑमनिबस अप्रूवल का अप्रूवल दे रहे हैं और वो कंपनी के बेनिफिट में है, तो कौन सी है भैया। तो सही आंसर होगा आपका बी, सेक्शन 70, क्वेश्चन नंबर 76 का। ऑडिट कमिटी जो है वो उसके पास पावर है। प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो है वो किस किस पर अप्लाई होते हैं, तो यहां पर किस पर अप्लाई होते हैं, ये होते हैं इंसॉल्वेंसी पर, लिक्विडेशन पर, वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड बैंकरप्सी, इन सब पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 139 to 146 बोथ इंक्लूसिव इज कॉन्ट्रावेंट, तो कंपनी पर पनिशमेंट कितना होता है। मैं बेसिकली पनिशमेंट पे इतना जाता नहीं हूं, बट फिर भी इसका क्या आंसर है भाई, इसका आंसर है 25,000 और 5 लाख। तो आप एक बार अपने हिसाब से देख लेना, पनिशमेंट का मैं इतना पढ़ाता नहीं हूं, और अगर आपके क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो थोड़ा सा एक सेंसिबल अप्रोच के साथ आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, है ना। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी जितने सेक्शन है उतनी पेनल्टीज है। लिस्टिंग रेगुलेशंस हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू, ओके, तो बेसिकली कितने पार्ट्स के अंदर हमने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को कर रखा है, तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स के अंदर हमने कर रखा है ना। अनफेयर कंपटीशन मींस एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमने अनफेयर के अंदर आती है, कोलिजिव प्राइस फिक्सिंग, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री, टाई इन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्या आती हैं बेटा, अनफेयर कंपटीशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली बॉन्ड होता है अपने आप में, ठीक है। तो देखो हर जगह बॉन्ड लिखा हुआ है, बॉन्ड 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 और बॉन्ड, इससे तो काम नहीं बनेगा। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्टेबल फ्रॉम इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, ऐसा होता है क्या, या फिर फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी, या फिर एक बॉन्ड जो इशू करती है एक इंडियन कंपनी जो कि एक्सप्रेस होता है फॉरेन करेंसी में एंड जो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलता है ये फॉरेन करेंसी में मिलता है, ठीक है। और वो सेम टू सेम है लेकिन यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर मिलता है। 5 मिनट 5-10 मिनट। तो इसके अंदर सही आंसर कौन सा है, तो इसके अंदर सही आंसर है ये FCCB, है ना। फिर डैश, एवरी डैश इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस पता है कहां से आया है, ये आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से आया है आपका, ठीक है। और ये कौन सा होता है, एवरी शेड्यूल ऑफेंस जो होता है वो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है।
फिर आता है आपका इन इंडिया द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट between the government acting as the owner of public sector enterprises and a specific PSC with the objective of। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है बेटा? ये क्वेश्चन आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, और ये आपके SOE स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से क्वेश्चन उठकर आया है, जिसके अंदर MOU जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ CPSEs सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थ्रू इंक्रीज मैनेजमेंट ऑटोनॉमी, रिमूव द हेजिनेस इन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर डी जो है सही आंसर है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेटा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से ये क्वेश्चन आया है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, उसमें से उठ के आता है ये। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको आपने कैश में किया है नहीं किया है, एंड पर्सन एक्टिंग इन द गुड फेथ, एंड उसके अंदर वो क्या क्या ऐसे रीजन दिखाना होना चाहिए जिससे हम उसको STR दैट इज सब्सटेंशियल सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट में माने। तो रीजनेबल ग्राउंड दे रहा है सस्पिशन करने के कि उसके प्रोसीड्स के क्राइम है, यस ये सही है। अपीयर्स टू बी मेड इन द सर्कमस्टांस ऑफ अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी सही है। अपीयर्स टू बी नो इकोनॉमिक रिलेशन और बोनाफाइड पर्पस, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। इन तीनों में से कोई भी होता है ना तो वो STR में माना जाएगा, एंड दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी अ मैटर वाज टू बी पास्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा बता दिया था, POML से आया है। At a general meeting of a company, a matter was to be passed by the special resolution. Out of 40 members of a company, 20 voted in the favor of a resolution. यानी कि देखो out of 40 हैं, 20 क्या देते हैं? राइट का देते हैं, है ना। 5 जो है वो वोट किए हैं अगेंस्ट इट, और 5 जो है उन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग 10 मेंबर्स जो है वो वोटिंग ही नहीं करते हैं। तो चेयरमैन जो है रेजोल्यूशन को कैसे मानेगा? तो वो बेटा पास में माना जाएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, जो वोट नहीं करता या उसके अंदर कैंसिल हो जाते हैं वोट, तो ये उसके अंदर टोटल वोटिंग में काउंट नहीं होते। टोटल वैलिड वोट जो कास्ट हुए हैं उसके अंदर से फेवरेबल कितने हैं, तो उसके अंदर से 20 तो हो ही चुके हैं, ऐसा है ना। पेमेंट ऑफ यानी अपन मान सकते हैं 25 वोट्स में से 20 वोट्स फेवर में गए, विच मींस आपका क्या हो जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, है ना। Payment of a commission on export made towards the equity investment in the wholly owned subsidiary aboard on Indian company is। तो क्या आप इसको कर सकते हैं क्या? ये बेसिकली फेमा से उठकर आया है क्वेश्चन, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? नहीं, ये प्रोहिबिटेड है, आप नहीं दे सकते। All the board members and the senior management personnel should affirm the compliance with the code on an annual basis. Annual report of company shall contain the declaration to the effect or signed by। तो सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ता है? कंप्लायंस ऑफ कोड जो है उसको करना पड़ता है। उसको आप कैसे अफर्म करोगे? तो किसके साइन से आप करेंगे? तो जो हमारा CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो करता है। क्वालिटी ऑफ समथिंग विच एनेबल वन टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इजीली इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट अप्लाइज एन एक्यूरेट, एडिक्वेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन about the operating results etc of the corporate enterprises of the stakeholders. This principle is known as। अब ये कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है ना? तो अब ये बात कर रहा होगा ट्रांसपेरेंसी के बारे में, यही है, यस ट्रांसपेरेंसी इसका सही आंसर है। क्लियरिटी दे रहा है ना, वो आपको अच्छे से डिसीजन लेने में पावर दे रहा है। सेबी हैज टू रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट, और कौन सा मार्केट का वो ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्या आंसर है भाई इसका? इसका आंसर है ब्रोकर। वो 3 ग्रुप्स के अंदर नहीं आते ये ब्रोकर्स, है ना, सेबी में से आया ये। Which of the following listing provides arbitrage opportunities to the investors whereby they can make the profit based on the difference in the market prices prevailing in the stock exchange। अगर आपकी मल्टीपल लिस्टिंग है ना, यानी 2 या 3 स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है, जहां पर ज्यादा उसकी प्राइस है उस पर आप बेच दो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, है ना। मल्टीपल लिस्टिंग है ये आपको सेबी के जो टॉपिक है उसके अंदर मिलेगा बेटा। नेक्स्ट इज which of the following is not the objective of the Competition Act 2002, है ना। To prevent the practice having adverse effect of competition, ये तो है। To prevent the competition in the market, ये नहीं है भाई कंपटीशन ही खत्म और दे आप, तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सो आपका राइट आंसर क्या होगा भैया? बी shall be your right answer। An association of producers, sellers, distributors, traders और service providers who by an agreement among themselves, वो क्या करते हैं बेटा?
लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करते हैं। क्यों? ताकि उनका क्या हो सके, प्रॉफिट वगैरह बढ़ सके। उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कार्टेल, है ना। सी इसका आंसर रहेगा। कार्टेल की डेफिनेशन बेसिकली कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर आई हुई है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। एक ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज को क्या कहते हैं अपन? तो ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं अपन इसको। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ये फेमा में से आया है बेटा क्वेश्चन, फेमा। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जनरली इन्वॉल्व्स द 3 स्टेजेस, व्हिच इज द सेकंड स्टेज? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से आया है और वो स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि जैसे प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है और इंटीग्रेशन होता है, तो बोलता है सेकंड स्टेज कौन सी है? तो लेयरिंग शैल बी सेकंड स्टेज। ठीक है, सो 94 का बी आपका सही आंसर होगा। फिर जो एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज अकर्ड, उसको क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा इंटरेस्ट जहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहोगे आप? उसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड एसेट्स। ये बेसिकली निधि कंपनी में से आया है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, वहां से आया बच्चा ये क्वेश्चन। ठीक है, सो बी इज योर राइट आंसर। A person who fails to get appointed as a director in the general meeting cannot be appointed as, यानी एक इंसान जिसको एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर नहीं बनने दिया हमने, तो वो क्या नहीं बन सकता? एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता या नॉमिनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो बेटा वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो आपका कौन सा आंसर है बेटा? 96 का ए shall be the right answer. Which of the following is not the correct manner in the event of any change in the particulars to be stated in DIR 3? An applicant intimate the change to the central government within the period of 30 days of such change in form number DIR 3. तो बोलता है कि भाई हमने DIR 3 के अंदर जो लिया है उसको चेंज करना है, तो किस तरह से, कौन सा गलत होगा, है ना। Which of the following is not the correct manner, कौन सा करेक्ट मैनर नहीं है, तो क्या गलत है बेटा इसके अंदर? तो एप्लीकेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा DIR 6, सही है ये। इसको डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा CS और CA में से, सही है ये। एप्लीकेंट जो है उसको सबमिट करने की पड़ेगी फीस, ये गलत है, कोई फीस नहीं होती है इसके अंदर, है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया गया है कि DIR 6 की कोई फीस नहीं होती है ना, ऐसा। 98, in which of the following principle every member holds the equal rights with other members of the company in the same class? The scale of rights of a members of the same class must be held evenly for the smooth functioning of the company. तो कौन सा ऐसा क्लास है जहां पे सबके इक्वल राइट्स रहते हैं, और वो है नॉन इंटरफेरेंस। SEBI has 3 functions rolled in the one body, which is not a function of a SEBI. तो क्वाजी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और ऑफिशियल, कौन सा है बेटा? तो क्वाजी एग्जीक्यूटिव जो है, सॉरी क्वाजी ऑफिशियल जो है वो आपका सही आंसर है, ये उसका पार्ट नहीं है बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन टू इश्यू ऑफ IDR? IDR आया था आपके, है ना, उसके अंदर कौन सा उसका कंडीशन नहीं है? तो इसके अंदर जो C पॉइंट है, एटलीस्ट 50% ऑफ IDR जो है वो QIP को होना चाहिए प्रोपोर्शनल बेसिस पर, ये गलत आंसर। Which of the following FDI is resident entities is not eligible to investee entities? तो ये बेसिकली फेमा से क्वेश्चन उठकर आया है बेटा, फेमा से क्वेश्चन उठकर आया है ना। और यहां पर ये फेमा के अंदर क्या बोलता है, कौन सी ऐसी FDI है जो कि इन्वेस्टी एंटिटीज के अंदर नहीं कर सकती? तो इसका सही आंसर है आपके पास, आप HUF के अंदर क्या नहीं कर सकते? इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देन फॉर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी किसकी प्रायर अप्रूवल लगती है? तो देखो ये तो एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि RBI यहाँ पे रेगुलेटर होता है, तो RBI शैल बी द राइट आंसर। A निधि shall not accept the deposit exceeding dash times of its net on fund. तो कितने टाइम्स ज्यादा आप नहीं ले सकते, यानी जितना आपका नेट ऑन फंड है उसका कितना गुना से ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो 20 टाइम्स जो है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, है ना। देन which of the following committees was formed by SEBI for improving standards of corporate governance of listed companies in India, है ना। तो भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको यहाँ पर इनके रिगार्डिंग अपने को मिला है? तो जो कोटक कमेटी है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आया है बेटा क्वेश्चन आपको, तो उसके अंदर क्या है,
उन्होंने दी है बेटा, ठीक है। कंपनी शैल फर्निश द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द पीरियड ऑफ, ये है सेक्शन 12 का क्वेश्चन, ये है फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन, और इसका आंसर है विद इन 30 डेज। सब सेक्शन 1 में दे रखा है ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आप नहीं कर सकते? टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, टू टेक ओवर द कंपनी, टू अप्रूव द अमलगमेशन, और टू सेल द होल ऑफ द सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। बस हो ही गया मेरा, बस 5 क्वेश्चन बाकी है। मेरा 106 पे हूं मैं और 114 तक है, बस 8 क्वेश्चन है ना, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ। सो इसका जो सही आंसर है वो है कि आप सेल नहीं कर सकते, डी शैल बी द राइट आंसर। बोर्ड में फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विद इन 30 डेज, बट सच वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन से हुई है तो उस अपॉइंटमेंट को आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा कंपनी के अंदर, ठीक है। कितने दिनों के अंदर अंदर? तो कितना टाइम के अंदर होता है बेटा? ये होगा आपका 3 मंथ्स के अंदर अंदर, है ना। इन केस कैग जो है डज नॉट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, तो फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, तो बोर्ड डायरेक्टर्स शैल बी द राइट आंसर। Under the principle of corporate governance, it implies the responsibility of a chairman, the board of directors and chief executive for the use of the company's resource in the best interest of the company and its shareholders। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ट्रांसपेरेंसी, सॉरी अकाउंटेबिलिटी, अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हाँ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, वो रोते रोते कितने दिनों के अंदर एपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकता है? कितने दिनों के अंदर जा सकता है बेटा? एनसीएलटी से क्वेश्चन आया है ये, 45 डेज इज द राइट आंसर, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ POML, कौन सा ऑब्जेक्ट इसका नहीं है? तो इसके अंदर कॉन्फिस्केट एंड सीज टू जनरेट द प्रॉफिट फॉर एन इंडिविजुअल, ये सी जो है ये सही आंसर नहीं होगा, हम किसी के लिए प्रॉफिट थोड़ी जनरेट कर रहे हैं, है ना। A promise whereby the assured undertakes that some particular thing shall or shall not be done, or that some condition shall be fulfilled, or affirm or negatives the existence of a particular state of facts, this principle of insurance क्या कहलाता है? वो कहलाता है वारंटी। Which of the following is not the benefit of CSR program? तो म्यूचुअल ट्रस्ट मिलता है, हाँ। अट्रैक्ट एंड रिटेन हम करते हैं एम्प्लॉइज, हाँ। कम्युनिटीज एज ए सप्लायर्स, हाँ। एनहेंसिंग द कॉर्पोरेट रेपुटेशन, तो इसके अंदर इसका अंदर सही आंसर है म्यूचुअल ट्रस्ट का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है सीएसआर प्रोग्राम से। एन एग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट इन राइटिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फंड्स, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम और टू द कॉर्पोरेट डेटर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। ये आपके आईबीसी में से आया है क्वेश्चन, है ना। तो इसके साथ ही अपन ने क्या है, सारे के सारे बिट क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं। आई ट्राई माय बेस्ट, आई हैड ट्राई माय बेस्ट कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवाए होंगे विद लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों।